हमें कुछ चीज़ें दिखनी है, अगर वो नहीं पता होगी तो संप्राप्ति पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहता। ये वाग्भट का वाक्य है और मेरा ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या हमारा इस सूत्र के ऊपर विश्वास है। वाग्भट जी कहते हैं दोषा एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारण। वो सर्वेशम में सभी आते हैं, वो आगंतुष भी आते हैं, वो बीजोपघातश भी आते हैं, हेरिडिटरी भी आते हैं। सभी दोषों के, सभी व्याधियों का एकमात्र कारण है दोष। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कोई भी व्याधि की संप्राप्ति देखते समय। चरक जी उसके लिए कहते हैं निजस्य तु मुखम वात पित्त श्लेष्मणम वैषम्यम। मुख का अर्थ है यहाँ पे कारण। आगंतु व्याधि के कई सारे कारण रहते हैं, कुछ उदाहरण अभी इससे पहले जो व्याख्यान हुआ उसमें देखे हमने। पर निज जो व्याधि रहती है उसके एक ही कारण है, वो है दोष वैषम्य। आहार विहार ये व्याधि का हेतु बहुत कम समय रहता है। आहार विहार ये दोष प्रकोप का हेतु रहता है और दोष प्रकोप या दोष वैषम्य यही व्याधि का हेतु रहता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, व्याधि के हेतु निज व्याधि के ये दोष वैषम्य है और दोष वैषम्य के हेतु आहार विहार होते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है कि आहारीय और विहारीय हेतु से डायरेक्ट व्याधि हो जाता है, इसको हम व्याधि हेतु कहते हैं। ये सुश्रुत का सूत्र है। सर जैसा मैं भी सुश्रुत का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सुश्रुत ने जो चीजें बताई है वो शायद चरक में भी नहीं है बहुत जगह। सुश्रुत का ये स्पष्ट सूत्र है, वो कहते हैं सर्वेषां च व्याधिनां वात पित्त श्लेष्माण एवं मूलम तद लिंगत्वात् दुष्टफलत्वात् आगमाच्च। ये प्रत्यक्ष फल है ऐसा कहते हैं, दुष्ट फल, कि दोष ही सभी व्याधियों के कारण है। और आगे का जो सूत्र है वो सबसे हमारे लिए महत्व का है, क्योंकि आज जो व्यवहार में हम देखते हैं कि ये रसगत व्याधि है, ये रक्तगत व्याधि है, ये मांसव सोतस का व्याधि है। व्याधि का गतत्व कभी होता नहीं है। हम कहते हैं कुष्ठ कोसा है, रसगत गया है, ज्वर मांसगत गया है। व्याधि रसगत हुआ है, इसका कहने का अभिप्रेत है दोष रसगत गए जो व्याधि कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा भ्रम है, आदरणीय वैद्य गोपाल राव बायवारू जी का एक आर्टिकल आयुर्वेद पत्रिका में आया और उसके बाद में धातुपाचक क्वाथों का उपयोग चिकित्सा में शुरू हो गया। उनके शिष्य वैद्य वेणी माधव शास्त्री जोशी और वेणी माधव जी के शिष्य मेरे गुरुजी वैद्य धर्माधिकारी सर। तो धर्माधिकारी सर ने एक बार पूछा था कि सर धातुपाक ये तो प्रक्रिया विकृति की है और दोषपाक ये चिकित्सा की कल्पना है, तो रसपाचक कर रहे हैं, इसका अर्थ है ये तो क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वेणी माधव शास्त्री जोशी ने कहा कि रसपाचक इसका अर्थ है रसगत दोषों का पाचन। यहाँ पे मध्यलोप है। रसगत दोषों का पाचन करने वाला क्वाथ, रक्तगत दोषों का पाचन करने वाला क्वाथ, क्योंकि रसपाचक ये तो विकृति कल्पना है। हम चिकित्सा से दोषपाक करते हैं, उसी प्रकार रसगत कौन हुआ है? व्याधि कभी रसगत होता नहीं, क्योंकि व्याधि एक कल्पना है। प्रत्यक्ष द्रव्य वहां पे जो जाने वाला है वो दोष ही है, क्योंकि दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। तो सुश्रुत क्या कहते हैं? दोष धातु मल संसर्गात आयतन विशेषात निमित्ततः च एषां विकल्पः दोष दूषितेषु अत्यर्थम धातुषु संज्ञा। हम संज्ञा देते हैं कि रसजो अयम, शोणितजो अयम, मांसजो अयम, पर वो कौन है? रसज दोष व्याधि है। इसलिए टीका देखिए नीचे जो लाल रंग में की है, रसादि जो व्याधि इति अत्र रसादि स्थित वातादि दोषा लक्षण। इसलिए धातुगामित्व का विचार, धातुगामित्व किसका होता है? तो दोषों का ही होता है, व्याधि का धातुगामित्व होता नहीं है। अब संप्राप्ति में जाएंगे। त्वचा विकार और केश विकार की विस्तृत संकल्पना एक जगह नहीं मिलती, हमें वो कई जगह से ढूंढनी पड़ती। कुष्ठ में दिया है, विसर्प में है, पर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, इसलिए हमें कई अलग अलग प्रकार के संप्राप्तियों का विचार करना पड़ा। तो ये जो सामान्य संप्राप्ति है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निर्वृत्ति ही आमयस्यासौ संप्राप्ति जाति आगति, इसका विस्तार हम करेंगे इस व्याख्यान में।
इसमें 3 घटक है, यथा दुष्टेन दोषेण, यथा च अनुविसर्पता और आमयस्य निर्वृत्ति। यथा दुष्टेन की टीका है, नीचे दी है, हेमाद्रि जी की टीका है। दुष्ट तो प्रकार कैसे होता है, तो रूप हानि, रूप वृद्धि और रूपांतरण। इसके लिए हम आगे और विस्तार करेंगे। यथा दुष्टेन, ये सामासिक पद है, अलग अलग नहीं है। तो दुष्ट कैसे होता है दोष? अब हमारा अधिकरण आज का जो है वो त्वचा और केश स्थित है। तो दोष दुष्ट होने के लिए कुछ कल्पना हमें दिखनी चाहिए, तो संक्षेप में दिखेंगे। कुपितः च इति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते। और विकृति मात्र में वातादीनां प्रकोपः। प्रकोप का अर्थ सिर्फ वृद्धि नहीं है, क्षय भी है। यह अभी मेरा व्याख्यान का विषय नहीं है। जब निरूपण होता है तब 3-3 घंटे हम प्रकोप पे बोलते हैं। ये विषय अभी नहीं, इसलिए मैं संक्षेप में ले रहा हूँ। वैषम्यम व्यवहार्यमाण स्वास्थ्य हेतु स्वमानात् न्यूनत्वम अधिकत्वम वा। और रसवैशेषिक सूत्र नाम का ग्रंथ है, रसवैशेषिक सूत्र, उसका कर्ता है नागार्जुन। इसलिए लगता है कि यह ग्रंथ रसशास्त्र का है, पर यह ग्रंथ निदान का है। यह ग्रंथ निदान का है और चिकित्सा का है और द्रव्य गुण का है। क्या कहते हैं रसवैशेषिक? इसका सूत्र आगे और अच्छा है। स्वस्थानात् उन्मागमनम एतद् विधानम अयुक्तम। अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाते हैं दोष, ये कहना ही गलत है। क्योंकि आत्मना स्थाने दोषाणाम व्याधिकरणम दृष्टम। अगर अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना मतलब प्रकोप है, तो वायु की प्रकोप की अवस्था पक्वाशय कट्टी शक्ति में नहीं होनी चाहिए। पर वहीं पे तो ज़्यादा अतिरिक्त मात्रा में वात प्रकोप दिखाई देता है, इसलिए बस्ती हम पक्वाशय में देते हैं। और इसलिए प्रकोप की व्याख्या उन्होंने सिंपल कर दी, स्वस्थान वृत्ति प्रसंगा च्युति एवं प्रकोपा। अपने स्वस्थान से, प्राकृत अवस्था से च्युत होना मतलब क्षीण होना या वृद्ध होना, इसका अर्थ प्रकोप है। अब आगे नीचे रेड लाइन में देखिए, कहीं पे भी ग्रंथकार कोई भी बृहत्तरी का कोई भी ग्रंथ निकालो, वो दोषों को भूलते नहीं। परीक्षण कैसे करना चाहिए? अष्टांग संग्रह का सूत्र है। कली वाग्भटो ऐसा कहा है, पर वाग्भट में हृदय पाठांतर के लिए और संग्रह पढ़ने के लिए। आजकल संग्रह कोई पढ़ता नहीं। जैसे सर ने कहा कि सुश्रुत पढ़ना चाहिए, मैं आह्वान करूँगा कि संग्रह भी पढ़ो उस, और बाद में पाठांतर हृदय का करो। तो भेषज परीक्षा करने के लिए आतुर का परीक्षण करते समय उन्होंने कहा है, दोषस्य एकस्य, नीचे से तीसरी लाइन, दोषस्य एकस्य ही बहवा प्रकोप हेतवा। जिस विषय में मुझे जाना है कि त्वचा विकृति और केश विकृति एक ही प्रकार की संप्रप्ति नहीं है। और संप्रप्ति करना मतलब क्या है, नाम देना ये संप्रप्ति का अर्थ नहीं है। वो मेरा प्रयास है कि कैसे और मैं कैसे करता हूं व्यवहार में, वो मुझे बताना है। तस्मात् यथा स्वलक्षण ही कर्म भी बुद्ध्वा अभिषक दोषम एव अवगमयत। कोई भी व्याधि हो, अधिकरण आज का त्वचा केश रोग है, दोषों को भूलना नहीं है। तद यथा कैसे करना है परीक्षण? दोष प्रकोप से हमें पता चला, पहला प्रारंभ में लक्षण देखे हमने कि कृष्ण अरुण वर्ण है तो वायु प्राय हो सकता है, पीत वर्ण है तो पित्त हो सकता है, शुक्ल वर्ण है तो श्लेष्मा हो सकता है। ये प्राथमिक निदान हो गया दोषों का। इसके आगे क्या करना है? अगर वात प्रकोप दिखाई दे रहा है, तत् किम आहारेण कुपितो वायु, क्या ये आहार से कुपित है? किम विहारेण, क्या विहार सा हेतु है? क्या रुक्षेण, अब उसमें अंशात्मक विचार करना चाहिए आगे कि क्या गुण कौन सा है। रुक्ष गुण से वात प्रकोप है, लघु गुण से है, शीत गुण से है, साहस से हुआ है, वेगरोध से हुआ है, भय से हुआ है या शोक से हुआ है। हेतु देखना चाहिए, और दोष और हेतु देखने के बाद ही हमें निदान समझ में आता है। और चिकित्सा आसान है, एक लाइन में दी है, तथा च तत्प्रतिपक्षम औषधम आशु सिद्धये संपद्यते। जो निदान आपका हुआ, बस वो जो गुण आपको मिला उसके विरुद्ध चिकित्सा करो, आपको आशु त्वरित चिकित्सा प्राप्त होगी। आगे इसी अध्याय में कहते हैं, सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामान्यम करें। कोई भी व्याधि में 7 दिन के अंदर आपको उपशय या फिर कुछ भी अच्छी उसकी प्रवृत्ति मिली नहीं चिकित्सा की, तो आप गलत है, आप चिकित्सा बदल दीजिए।
7 दिन ये दवाई लो, अब मरते दम तक दवाई लेनी है, आखिरी सांस ले रहे तो भी दवाई लो और फिर मर जाओ। ये आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं है। ये गोली लो, मरते दम तक लेना है, ब्लड प्रेशर की गोली, थायराइड की गोली। 7 दिन के अंदर हमें उपशम मिलना चाहिए। ये वाग्भट का वाक्य है, और वाग्भट का वाक्य है तो वह सत्य होगा। और एक घटक देखना चाहिए हमें संप्राप्ति का विचार करते इससे पहले, क्या व्याधि स्वतंत्र है या परतंत्र है। इसके कई संदर्भ है, संदर्भ आपके सामने है। स्वतंत्र इसका अर्थ जो दोष प्रकोप हुआ है उसके लिए उसके अपने हेतु है। मतलब वात प्रकोप है, वात प्रकोप के लिए वायु के अपने रुक्षादि गुणों का हेतु है, तो वो स्वतंत्र है। पर आम प्रदोष हुआ है और वात प्रकोप हुआ है तो वो परतंत्र है। संतर्पण हुआ है और वात प्रकोप हुआ है, संतर्पण जन्य वात प्रकोप है तो वो परतंत्र है। स्वतंत्र और परतंत्र ये दुर्दैव से आज ना यूजी में ना पीजी में किसी भी पोर्शन में सिखाया नहीं जाता है। और मेरा ये अनुभव है, मैं गाडगिल सर का भी विद्यार्थी हूँ, मैं रमेश नानन जी का भी विद्यार्थी हूँ। जैसे बावड़ेकर सर जी ने कहा कि मैं कन्फ्यूजन हूँ बहुत सारे लोगों का, तो मैं भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हूँ। भैयाराव गौतम जी के पास भी पढ़ा हूँ, कृष्ण शास्त्री चुनेकर जी के पास भी पढ़ा हूँ। तो सबसे मैंने एक ही बात सीखी है कि स्वतंत्र और परतंत्र को भूलना नहीं। स्वतंत्र और परतंत्र ये दोषों की चिकित्सा की या कोई भी व्याधि की चिकित्सा की है। दुर्दैव से ये पौरुषम में पढ़े नहीं जाते कॉलेजेस में। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मेरा एक मित्र नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी और धर्माधिकारी सर जी के पास में पढ़ाई कर रहा था। उसी साथ पुणे में प्रैक्टिस थी मेरे नारायणपेट में। तो वो इंजीनियर, मेरा मित्र इंजीनियर कर रहा था। और वो कभी कभी आते हैं ना कि चलो इतने सारे वैद्य देख लिया, आप भी कर सकते हो, इस गली में जितने वैद्य है वो सब देख लिए, अब तक 56 सबसे ट्रीटमेंट लिया, आप कुछ करो आप। तो वो बाद में मेरे पास आए थे, एलोपैथी ट्रीटमेंट थी, वैद्य के पास नहीं गए थे। तो पूरी पीठ पे कृष्णवर्णी पेटिका थी, उसमें से स्राव नहीं था, तोदवत वेदना थी, और वो पीटिका आती थी, फूटती थी, और वो उसका एक व्रण वस्तु रह जाती थी। स्टेरॉइड हुए थे, एंटीबायोटिक हुए थे, बाह्य लेपन हुआ था, सब हुआ था। तो मैंने इस पद्धति से अध्ययन किया तो वो मुझे हेतु सारे संतर्पण के मिले, और एक स्पेसिफिक हेतु था। वो इतना बड़ा ग्लास दूध दिन में 3 बार पीता था। तो मैंने सिर्फ दूध बंद कर दिया, उसका पानी बंद कर दिया, कम से कम पानी पियो। एक बार हमारे भैयाराव गौतम जी कहते थे कि पानी पीना है तो एक बार एक ही घूंट पीना है। ऐसा ग्लास लगा के पानी कभी नहीं पीना है, वो अग्निमान्य कर देता है। तो पानी का कम कर दिया। रात का जो राइस था रात के खाने में, वो भात बंद कर दिया। और विदिन 5 डेज, और मैंने सिर्फ अमल की घनावटी दी, वो भी मैंने खुद बनाई हुई। अमल की घन क्यों दिया? क्योंकि अमल की एकमात्र वनस्पति है जो अति रुक्ष है। बाकी के सारे वनस्पतियां सामान्य रुक्ष है, प्लस अमल की में पंचरस है, वो पित्त का भी शमन करती है, क्लेद का भी शोषण करती है, तिक्त रस भी है उसमें। तो अमल की घनवटी से 5 दिन में पूरी पीटिका चली गई, और अगले 15 दिन में वो व्रण वस्तु भी धीरे धीरे नष्ट हो गई, पूरा क्लीन हो गया। ये परतंत्र वात प्रकोप था, स्वतंत्र नहीं था। उसको नाम क्या देना है? आप कुछ भी दे सकते हो। मेरा निदान था पृष्ठ प्रदेशी त्वगत संतर्पणोत्थ परतंत्र वात प्रकोप जन्य व्याधि। नाम क्या देना है आपके ऊपर है। विकार नाम कुशो न जिन्यात कदाचन, ऐसा चरक का संदर्भ है। अब कैसे जाना चाहिए हमें? तो लक्षणानुरूप दोष देखिए, हेतु अनुरूप दोष देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि स्वतंत्र है या परतंत्र है। फिर आप उसको अन्य दोषों के संसर्ग या अनुबंध है क्या वो देखिए। फिर तरतमत्व देखिए। फिर गुणतः, ये आसान लग रहा है कहने के लिए पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। फिर गुणतः अंशांश देखिए, और फिर कहा हुआ है स्रोतस या देश देखिए। ये हो गया यथा दुष्टेन दोषेण। अब यथाच अनुविसर्पता, दोष कभी भी एक जगह रुकते नहीं है, वो चाहे प्राकृत हो या विकृत हो, वो किसी भी जगह रुकते नहीं है। अगर वो रुक गए तो व्याधि करते। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। इसके कई सारे संदर्भ दिए हैं,
सर्व शरीर चरातु वातपित्त श्लेष्मणः सर्वस्मी शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभानी कुरंती। एक सूत्र स्थान का, एक विमान स्थान का, एक चिकित्सा स्थान का है। सभी का कहना यही है कि दोष कुपित हो या अकुपित हो सदैव संचारी अवस्था में रहते हैं। इस व्याख्यान का आखिरी जो संप्राप्ति में बताने वाला हूं वो प्राकृत दोष भी अगर रुक गए तो भी व्याधि करते हैं, इसका संदर्भ है चरक में। तो दोष हमेशा गतिशील रहते हैं। सएव कुपितो दोषः, वही कुपित दोष समुत्थान विशेषतः, हेतु अगर बदल गया तो स्थानांतरगतश्चैव, अलग अलग स्थान में जाएगा तो अलग अलग प्रकार की व्याधियां करेगा। इसका एक संदर्भ आगे रक्तपित्त और प्रमेह के साधन में हम देखेंगे, उसमें मैंने दिया है। और एक अत्यंत उत्कृष्ट सूत्र है जो धर्माधिकारी सर जी का बहुत फेवरेट सूत्र है, वो है स्थानानाम अनुरूपेश्च लिंगे शशन विनिर्दिशेत। वातव्याधि में कुछ बताए वातव्याधि और आगे बता दे कि हमने कुछ बताए, बाकी के अनुक्त वातव्याधियों का वर्णन आप स्थानानाम अनुरूप और लक्षणों के अनुरूप करना चाहिए। वहां कौन से दोष ने कार्य किया है और हमने जो अभी पद्धति देखी उसके अनुसार देखना चाहिए। तो यथाच अनुविसर्पता में यथा कैसे है, कुपित होगा या अकुपित होगा। और अनुविसर्पण होगा एक तो एक देश में होगा या फिर सार्वधिक में होगा। अब आज का जो अधिकरण है, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि त्वचा और केश विकार के संप्राप्ति आज के व्याख्यान का अधिकरण है। इसलिए आज हम देखेंगे कि ये जो अनुविसर्पण है ये त्वचा केश और तत्स्थ रस रक्तादि अन्य वह स्रोतों में यह हमारा आज का स्थान है। तो पहले लेक्चर में सर ने ये व्याधि त्वचा के 7 लेयर के नाम दिए थे। तो अवभासिनी में गत स्रोतसाम दोषाश्रया, अवभासिनी जो लेयर है वहां पे जो स्रोतस है वहां पे अगर दोषों ने जाके स्थान संश्रय ले लिया तो सिद्ध पद्म कंटक हो जाएगा। तो अवभासिनी में सिद्ध पद्म कंटक होता है, इतना ही बताया है। इसके बीच में जो अनुक्त है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। वहां पे दोष जाके बैठेंगे शरीर में संचार करते हुए और फिर ये रुक गए वहां पे तो सिद्ध पद्म कंटक करेंगे। ऐसे ही 7 त्वचा के लिए समझना चाहिए। अब त्वचा और केशलोम ये आज का विषय, तो कुछ चीजें उसके लिए पता रहनी चाहिए कि त्वचा ये मातृश शारीर भाव है तो केशलोम पितृश शारीर भाव है। त्वचा ये मांस का उपधातु है, त्वचा स्नेह ये मज्जा का मल है, त्वक दुर्गंध और कंडु स्वेद वृद्धि से होता है, ये भ्राजक पित्त का स्थान है, मांसव स्रोतस का मूल है, रक्तवह रसव और स्वेदवह का स्थान है और रक्त प्रदोष विकार यहाँ पे होते हैं त्वचा में। केश ये पितृ शारीर भाव है, अस्थि का किट्ट है और किट्टात केश नखादया पुष्यन्ते, ऐसा एक चरक का बहुत अच्छा सूत्र है। मेदसार स्निग्ध केश ये लक्षण है मेदसार का, ये पार्थिव शारीर भाव है, वेदना रहित शारीर भाव है। पलित ये रस प्रदोष विकार कहा गया है और केशलोम श्मश्रु दोष है अस्थि प्रदोष विकार कहे गए। ये बेसिक है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुष्ठ और विसर्प की संप्राप्ति, अब अलग अलग संप्राप्ति में यहाँ पे बताऊंगा क्या कितने प्रकार से त्वचा विकार या कुष्ठ केश विकार हो सकते हैं। देखिए शास्त्र की ये सौंदर्यता देखिए हमारे, वो कहते हैं न च एकांतेन निर्दिशेत, कभी एकांतिक विचार मत करो। अलग अलग प्रकार से कम मैंने पढ़ाई जो की अब इस व्याख्यान के लिए, तो कम से कम 52 प्रकार के त्वचा विकार संप्राप्ति मुझे प्राप्त हुई है। सभी यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ जो महत्व की है उसके बारे में बताऊंगा। ऐसे ही यकृत विकार के संप्राप्ति कम से कम 78 प्रकार के यकृत विकार चरक सुश्रुत वाग्भट में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं, जिसका एक आर्टिकल आर्य पत्रिका में मैंने लिखा है यकृत विशेषांक में, वो आप कभी भी रेफर कर सकते हो। तो पहली संप्राप्ति कुष्ठ। अब कुष्ठ से व्यवहार में आज लेप्रोसी लेते हैं, इसलिए हमारा निदान कभी भी कुष्ठ नहीं होना चाहिए, हमारा निदान है त्वचा विकार होना चाहिए। क्योंकि आप निदान करोगे कुष्ठ और पेशेंट को पता चलेगा तो मार खाने की नौबत आएगी। व्यवहार में कुष्ठ को लेप्रोसी को कुष्ठ कहते हैं और हमारे शास्त्र में त्वचा पे कोई भी विकृति हो उसको कुष्ठ कहते हैं, पर व्यवहार में हमें निदान करना है त्वचा विकार। यहाँ पे भी संप्राप्ति में कहा है त्रयोदोषः युगपत प्रकोपापद है। युगपत है, यह सान्निपात नहीं है, ये तीनों दोष परतंत्र है। स्वतंत्र दोष प्रकोप के हेतु कुष्ठ में ज्यादा नहीं है। हेतु मैंने दिए नहीं यहाँ पे क्योंकि हेतु का विषय बावड़े का सर जी के पास था, तो मैंने संचय के आगे की अवस्था हमने दोनों ने तय किया था कि संचय तक वो कहेंगे, संचय के बाद का प्रकार मैं कहूंगा। तो उससे क्या होता है, पहले दोषों का प्रकोप होता है, तीनों दोषों का। जो हेतु दोषों को प्रकोपित करने वाले हैं उनसे ही शैथिल्य आता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार करेंगे हम। त्वचा रस और लसिका मांस में शैथिल्य आता है, इसका अर्थ क्या है। आगे अवस्थापाक का एक सूत्र मैंने दिया है।
अवस्थापाक में अगर मधुर और अम्ल अवस्थापाक अतिरिक्त मात्रा में होगा तो पार्थिव और अप्य परमाणु की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित होगी। शरीर में जलीय अंश ज्यादा बढ़ेगा, वो शरीर में व्यायाम की गति से सर्व शरीर संचार रहेगा, क्योंकि क्लेद का संचार होना चाहिए सर्व जगह। अगर वो अतिरिक्त मात्रा में बढ़ेगा तो सर्व जगह पे क्लेद अतिरिक्त मात्रा में होगा। तो जैसे हम रोटी बनाते समय पानी डालते हैं पीठ में, अगर ज्यादा मात्रा में डाल दिया तो क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। वैसे ही शरीर में धातुओं में क्लेद बढ़ता है, इसी को हम कहते हैं अभिष्चंद, और उसी को कहते हैं त्वगादयः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते। उनमें जो एक बंध होना चाहिए वो जल का अतिरिक्त मात्रा में होने से शिथिल हो जाता है। ये प्रमेय की भी प्राथमिक अवस्था है, और इसलिए प्रमेय के बाद कुष्ठ दिया है। जब तक आपको प्रमेय समझ में नहीं आता तब तक कुष्ठ समझ में नहीं आएगा, और जब तक रक्तपित्त समझ में आता तब तक प्रमेय समझ में नहीं आता। उसकी लिंक है एक दूसरे में। तो तेषु शिथिलेषु, ऐसे शिथिल हुए धातुओं में दोषः प्रकुपितः स्थानम अधिगम्य। दोष संचारी अवस्था में प्रकुपित, अभी तक व्याधि नहीं हुई है, प्रकुपित है। जब धातु या स्रोतस शिथिल हो जाएगा तब वहां पे जाके दोष बैठेंगे, स्थान संश्रय करेंगे, तब संतिष्ठमानः, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, एक दिन में नहीं होगा ये, ऐसे रुकते 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 हुए कुछ काल के बाद तान एवं, अभी तक सिर्फ रुके हैं, अब आगे क्या करेंगे, त्वगादीन दूषयन्ति, अब वो उनको दुष्ट करेंगे। प्रमेय में अगर आप संप्रति देखोगे, आगे दी है मैंने, सेम संप्रति है, सिर्फ धातु अलग है और दोष चेष्मा है, यहाँ तीनों दोष है। और दूषयन्तः, अब यहाँ पे अनुक्त क्या है, त्वक्स्थ जो लेयर है 7, उसमें से किसी एक जगह पे जाके बैठेंगे, उसके अनुसार कुष्ठ का अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देगा। अब विसर्प भी यही है, विसर्प मतलब हर्पिस जोस्टर है, दिमाग से निकाल दीजिए। जो कोई व्याधि फैलता है उसको विसर्प कहते हैं। अब ये जो हुआ है ना, ये कॉम्बिनेशन मॉडर्न का आयुर्वेद का, यही आयुर्वेद का ह्रास का सबसे प्रधान कारण है। मॉडर्न अपनी जगह रखो और आयुर्वेद अपनी जगह रखो। एतै निदान ही व्यामिश्र ही कुपितः मारुतादय, पहले दोष विकृत होते हैं, और दुष्यान संदुष्य रक्तादीन, जो रक्तादि दुष्य है, अब संप्रप्ति सेम है, सिर्फ कुष्ठ एक जगह होता है, विसर्प वही कुष्ठ होके फैलता है। संदुष्य दुष्यान रक्तादीन विसर्पयंती, अब वो व्याधि फैलने लगेगा। व्याधि की शुरुआत एक ही है। अब दूसरी संप्रप्ति होती है आम प्रदोषजन्य, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च, सुश्रुत जी का वाक्य है। श्लेष्मल आहार सेविना, श्लेष्मल मतलब पार्थिव और आप्य प्रधान आहार सेवन कर रहा है। अध्यशनशीलिनः, बार बार अग्नि का विचार न करते हुए चरे वैति ऐसा खा रहा है। अव्यायामिनः, बिल्कुल व्यायाम नहीं, चेष्टानाश, मतलब पहले ऑटो क्या कहते थे, किक लगानी पड़ती थी गाड़ी को, अब ऑटो स्टार्ट आ गई है, इतना चेष्टानाश है। पहले कूटना पड़ता था, बटन घुमा रहे हैं। पहले टीवी और फैन उठ के बंद करने पड़ते थे, अब हम रिमोट से बंद कर रहे हैं। नसीब मानिए अभी तक आया नहीं, शायद आगे आएगा कि गाड़ी कॉर्नर पे खड़ी है घर के बाहर, एक ऐसी कोई पट्टी आ जाएगी अंदर, आपको ऐसे उठाएगी और फिर से लेकर गाड़ी पे बिठाएगी। इतना शैथिल्य चेष्टा तो अभी तक तो नहीं आया है, पर शायद भविष्य में आ सकता है, क्योंकि ये व्याधियां उससे ही होती है। चेष्टानाश, चेष्टा द्वेष, बहुत चेष्टा द्वेष। दिवा स्वप्न रतस्य, दिवा स्वप्न का अर्थ हमें लगता है दोपहर का खाना खाने के बाद सोना, वो तो है ही, पर दिवा स्वप्न मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना। अगर सूर्योदय 6 बजे है और हमारा उदय 8 बजे है, तो हर रोज 2 घंटे का हम दिवा स्वप्न कर रहे हैं, वो आम प्रदोष करेगा, श्लेष्म पित्तज व्याधि करेगा। ये हेतु ढूंढने चाहिए पेशेंट में, ढूंढने चाहिए ये हेतु, क्योंकि वो बहुत आज के कारण में क्या कहते हैं, अनुक्त हेतु ऐसे ढूंढने चाहिए। और इनके व्याधि, ऐसे व्याधियों में क्या होता है, आम एवं अन्न रसा, जो वो लोग जो भी खाएंगे, कितना भी पथ्य दो आप उनको दो, कितना भी उबाल के दो, कुछ भी करो, उनमें जो अन्न रस होगा वो आम ही निर्माण होगा, अपरिपक्व होगा। आम अन्न रस कैसे उत्पन्न होना चाहिए, सूत्र संख्या 28वें अध्याय में 3 नंबर के श्लोक में है चरक के, वो अभी मेरे व्याख्यान का विषय नहीं है। और आगे कहा है मधुर तरश्च, मधुर मतलब पार्थिव और अप्य, मीठा नहीं। उस आहार रस में पार्थिव और अप्य महापरमाणु की आधिक्य रहेगा, क्योंकि आप अग्नि कार्य नहीं कर रहा है और कटुतिक्त द्रव्य नहीं ले रहे, क्योंकि अध्यशनशील श्लेष्मल आहार है, तो कटुतिक्त ले ही नहीं रहे, तो वायव्य और आग्नेय घटक निर्माण कैसे होंगे। सिर्फ सैलड खाओ, सिर्फ लिक्विड डाइट करो। एक बार क्या हुआ, मेरे पास में एक पड़ोस में मेरी आंटी रहती है, वो आई कि एड़ी में दर्द है,
टाच असते ना, टाचेमध्ये खूप वेदना है। तो बहुत डॉक्टर हुए थे, पेन किलर हुए थे, कुछ वो इंजेक्शन पे हो गया था और इसमें डॉक्टर के पास जाके, पर कुछ उपयोग नहीं हुआ था। तो मैंने कहा क्या करते हो आप? उन्होंने कहा कि मैं पूरी दिनचर्या उनकी ली, मैंने मेरी जो पद्धति है धर्माधिकारी सर जी ने बताई जो है, तो मुझे समझ में आया कि सुबह उठने के बाद वो बहुत पानी पीते हैं, 2-2 ग्लास इतने बड़े बड़े लेके। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो? ये कब से शुरू किया? वो 1 महीने से शुरू किया है। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? मैंने वो करीना कपूर का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने, उसमें उन्होंने कहा था कि 0 फिगर चाहिए तो आप सुबह उठ के व्यायाम करके बहुत पानी पियो। उन्होंने व्यायाम करना ये छोड़ दिया क्योंकि वो उनके लिए हितकर नहीं था ना, मतलब वो प्रिय नहीं है। हमेशा जो प्रिय होता है वो हितकर नहीं होता। वो पानी पी रही थी। मैंने कहा ऐसे 0 नहीं, पूरा 0 फिगर हो जाएगा आपका। और पानी काम कर रहा था वो। अब पानी ये हेतु है क्या? हाँ है। पानी सिर्फ बंद कर दिया और कुछ भी दवाई नहीं दी, क्योंकि वो पैसे देने वाली नहीं थी, दवाई कुछ नहीं दिया। और कभी कभी ऐसे प्लासिबो भी करना पड़ता है। सिर्फ पानी बंद कर दिया और 3 दिन में उनकी पेन खत्म हो गई और वहां पे वैवरण भी शुरू हुआ था। अब ये परतंत्र था। ये भी आजकल 99% व्याधि ये परतंत्र ही होते हैं। मेरी 13 साल की प्रैक्टिस हुई है, बहुत कम प्रैक्टिस है, मुझसे ज्यादा बहुत प्रैक्टिस करने लोग हैं। मैंने सिर्फ 2 स्वतंत्र वात प्रकोप के रूम देखे आज तक। बाकी सारे वात व्याधि जितने देखे वो परतंत्र है। इसलिए इस प्रकार का व्याधि पेशेंट रोज देखते हैं हम, मधुरता रहा होता है, और जब वो शरीर में संचार करता है तब वो पहले स्थौल्यादि लक्षण निर्माण करेगा और फिर आगे क्या करेगा? प्रमेह, पीड़का, ज्वर, बगंधर, विद्रधि, वात विकारणम अन्यतमम। इसमें आप केश विकार और त्वचा विकार भी ऐड कर दीजिए। तो एक इस प्रकार की संप्राप्ति केश विकार और त्वचा विकार की हो सकती है। इसी सूत्र है दूसरा, दुष्यति अग्नि सदुष्टा अन्नम न तत्पचति लघु अपि। जहां जहां पे अपि आता है, च आता है, वा आता है, वहां वाक्य शेष लगाना चाहिए। लघु अपि न पचति, इसका अर्थ मतलब क्या अर्थ है? गुरु नाम अपि न पचति। तो वो लघु अन्न भी नहीं पचाता, अग्नि दुष्ट होता है। अपच्यमानम, ऐसा न पचता हुआ, ये फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कुछ दिन लगेगी इस समय संप्राप्ति में। उसको शुक्तत्व आता है, वो पड़ा रहेगा शरीर में, उसको शुक्तत्व आएगा। शुक्तत्व मतलब उसको अम्लत्व आएगा और फिर उसको विषरूपता आएगा। इसको आमविष कहते हैं। जब ये आमविष शरीर में संचार करेगा, बीच में बहुत बड़ा सूत्र है, मैंने नहीं लिया है, जितना हमें अभिप्रेत है। रसादि में अगर वो गया, अगर ये शुक्त हुआ आमविष रसादि स्रोतों में जाके रुक गया तो उस स्रोत की व्याधि करेंगे। अगर स्वेदव रसव में गया, रक्तव में गया, त्वचा स्थित गया तो त्वचा विकार करेगा। अस्थिव में गया, केश के नीचे जो स्रोत है वहां पे गया तो केश विकार करेगा। अब दूसरी संप्राप्ति है, तीसरी संप्राप्ति है अवस्था पाक की विकृति से। इसमें 2 संप्राप्ति आपको मिलती है, स्वतंत्र वात प्रकोप की और स्वतंत्र क्लेदजन्य की। इसका थोड़ा सा प्रियम्बल मैंने कर दिया है। ये सूत्र सुश्रुत का इतना बड़ा लगा कि हमारे क्लिनिक में लगाना चाहिए सूत्र, इतना इंपॉर्टेंट का सूत्र है। पहले सुश्रुत को ही पढ़ता ना, अगर पढ़ा तो शारीर पढ़ते हैं, सिर्फ एनाटॉमी वाले और सर्जरी वाले, या जो शालाक्य का अध्याय पढ़ते हैं। सूत्रस्थान कोई पढ़ता नहीं, अगर क्योंकि वो संहिता वालों का काम है। सूत्रस्थान पढ़ने के लिए कोई बैठा तो वह 46 तक नहीं जाता, इतना स्टैमिना किसी में नहीं, अभी नहीं रहा। और 46 में भी तक अगर कोई गया तो 527 श्लोक तक कोई नहीं गया। इसलिए सुश्रुत का सूत्र स्थान पीछे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 100 सूत्र जेम सूत्र, अग्नि वह स्रोत का वर्णन है इस आगे पीछे के सूत्र में। जरूर पढ़िए आखिरी के 100 सूत्र, सुश्रुत के सूत्र संख्या आखिरी अध्याय के। अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः, यह अवस्थापक का सूत्र है। पवनम पुनः सम्यक विपक्वो निस्सारः आहारः परिब्रूह है। अब इसकी टीका जो डल्लन की वो अन्वय के साथ दी है। अविदग्धः इति मधुर आहार, मधुर मतलब मीठा नहीं, पार्थिव और अप्य प्रधान ऐसा आहार श्लेष्मा का पोषण करता है। पित्तम विदग्धः अम्लीभूता, अम्ली मतलब खट्टा हुआ आहार नहीं, आग्नेय और पार्थिव ऐसे परमाणुओं का जो अधिक हुआ आहार क्रमशः आगे जाके पित्त का पोषण करेगा। और फिर आगे शेष रह गया वायवीय और आग्नेय, उसको कटु अवस्थापक कहते हैं। ये रसों के अवस्थापक नहीं है, ये महाभूतों के अवस्थापक है। इसलिए तिक्ता अवस्थापक नहीं है, लवण अवस्थापक नहीं है, 3 ही दिए। रसों का नाम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रंथकार जहां जहां संप्राप्तियों में या अन्य जगह रसों के नाम देते हैं वहां उनके महाभूत लेने चाहिए, रस नहीं देने चाहिए। तो ये प्राकृत हो गया। अब इसमें क्या, अगर कोई श्लेष्मल आहार सेवन करेगा, बारंबार पार्थिव अप्य लेगा, कटु और वायवीय, एक कई पेशेंट हम देखते हैं
कि खाने के लिए जो छोक लगाते हैं उसमें से सरसब भी बाजू करके खाना खाते हैं। इतना द्वेष है उनको कटुति अग्नि और वायव्य के, आजकल हुआ है, और इससे संक्रमण के व्याधि बढ़े। तो क्या हो जाएगा, मधुर और अम्ल अवस्था पर बढ़ेगा और क्लेद बढ़ेगा। इसकी संप्रति मैंने बताई। अब ये क्लेद जहां जहां जाएगा शरीर में, वहां वहां उस स्रोतस की व्याधि करेगा। अगर वो रक्तव में गया तो रक्त पित्त करेगा, मूत्रव में गया तो प्रमेय करेगा, और वो रस स्वेद रक्त मांसव में आ गया तो कुष्ठ करेगा। तो ये संप्राप्ति त्वचा की एक प्रकार की। दूसरी संप्राप्ति है, अगर पार्थिव और आप्य लिए नहीं, सिर्फ कटु कटु अग्निय अग्निय ड्राई फूड स्निग्ध पदार्थ लिए नहीं, तो मधुर और मतलब और अम्ल अवस्था कम मात्रा में होंगे। शरीर में वात और आग्नेय गुण की वृद्धि होगी। अगर वो ऐसा कम हुआ वायु क्लेद और बढ़ा हुआ वायु के परमाणु शरीर में संचार करेंगे तो सर्व जगह स्वतंत्र वात प्रकोप की संप्राप्ति उत्पन्न होगी, त्वग रुक्षता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाए। अगर यह त्वचा स्थित गया तो ये दूसरे दो प्रकार की संप्राप्ति सूत्र से हमें प्राप्त होती है। मुझे माफ करना, मुझे समय बहुत कम है, इसका विस्तार में करना चाहता हूं पर मैं समय के कारण नहीं कर पा रहा हूं। संतर्पण, अभी आगे की संप्राप्ति ये भी मैंने बताया है, हम आगे चले जाएंगे। परतंत्र ये उसका सर सूत्र है, संतर्पण से कैसे होता है। उसमें कुष्ठानी सबसे आखिरी, कुष्ठानी सारे कुष्ठ संतर्पण जन्य होते हैं। प्रमेय और कुष्ठ की उत्पत्ति ही हविष प्राशाद है, पूरा प्राग उत्पत्ति मतलब संतर्पण से ही है। बाकी दो संदर्भ है, विधि विरहित दधि सेवन से कुष्ठ होता है वगैरह वगैरह। अब प्रमेय में देखिए, मैं प्रमेय यहाँ पे हमारे लिए हम सिर्फ लेंगे क्योंकि पीड़का की उत्पत्ति प्रमेय में भी होती है। सबसे आखिरी यहां से देखिए, नीचे से चौथी लाइन, शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन। अब क्लेद दुष्ट कैसा है, दोषों से दुष्ट है, उसमें से परमाणु जा रहे दोषों के। जब मूत्रत्वेन परिणमन, वो ऐसे क्लेद का जब मूत्र में परिणमन होगा तब वो मूत्रवाहनाम च स्रोतसाम वंशण बस्ती प्रभवाणाम मेद क्लेद उपाहितानी गुरुणी मुखानी। मुख मतलब मुख नहीं, स्रोतस, मुख ये स्रोतस का पर्याय। जब वो बहुत बड़ा हुआ, उपहित हुआ, ऐसा गुरु हुआ, ऐसे मूत्र व स्रोतस में जाके स्थान संश्रय करेंगे और मूत्र के साथ बाहर जाएंगे, तब प्रमेय की निर्मिति होती है। अब आप पदों के ऊपर ध्यान दीजिए, मूत्रवानाम स्रोतसाम वंशण बस्ती प्रभवाणाम गुरुणी मुखानी आसाद्य प्रतिरुद्धते, ये प्रमेय की संप्राप्ति के पद ध्यान रखिए। अब इसके आगे का पहले का जो अध्याय है रक्त पित्त, उसके आखिरी में देखिए, तस्मिन् प्रमाणातिवृत्ते पित्तम प्रकोपितम शरीरम अनुसर्पत यदि एव यकृत प्रिय प्रभवाणाम लोहित वहानाम च स्रोतसाम लोहित अभिषंदी गुरुणी मुखानी आसाद्य प्रतिरुद्धते। पद सेम है, सिर्फ दोष और दुष्य अलग है। संप्राप्ति एक ही है जो अवस्थापाक से उत्पन्न हुई है, संतर्पण से हुई है। अगर यही क्लेद पित्त को दुष्ट करके रक्त को वृद्ध करके रक्तवा में जाएगा और रक्त पित्त हो जाएगा। ये श्लेष्मा को दुष्ट करके श्लेष्मा के साथ उसके आश्रित धातु गुटों को लेके मूत्रवा में जाएगा, मूत्र में परिणत होगा तो प्रभुताविल मूत्रता होगी, प्रमेय निर्माण हो जाएगा। यही क्लेद अगर त्वचा स्थित आ गया, रस रक्तादि स्रोतों में आ गया तो कुष्ठ करेगा। यह संप्राप्ति हमें उसको अतिदेश करना चाहिए। अब अलग संप्राप्ति बीज दोष है। पहले हमने देखा कि ये मातृष भाव शारीर भाव है। यहाँ पे सूत्र है, मैं सूत्र पढ़ने में समय ने करूंगा। सूत्र ऐसा है, यहाँ पे 3 स्तर पे विकृति दी है बीज दोष की। संदर्भ है शारीर स्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 30। पहला वाक्य महत्व का है, यदा स्त्रिया दोष प्रकोपणानि आसेवमान है। जो माता जिसको होना है वो अगर दोष प्रकोप का आहार सेवन कर रही है तो उसके शरीर में दोषा प्रकोपिता, माता के शरीर में दोष प्रकोपित है। और वो शरीरम उपसर्पति यदि एवं, अगर उसके बीच में वो दोष जाके बैठ गए और उसके पूरे बीज को दुष्ट कर दिया, तो उसको अगर ऐसे समय में गर्भधारण हुई और कन्या का गर्भ होगा तो होने वाली कन्या वंध्या होगी। और इसलिए हमारे पास प्रत्यक्ष गर्भधारणा से पहले शोधन करने के लिए कहा है, कुछ आहार विहार करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे शोणित गर्भाशय में अगर पूरा लेंगे तो वो पूरा जेनेटिकल डिसऑर्डर्स त्वचा के रिलेटेड अब हम ये लेंगे संदर्भ अतिदेश से। अब आगे जाके उस बीज में किसी एक भाव को दुष्ट करेंगे। अब हम समझो त्वचा निर्माण करने वाला जो भाव है, जैसे त्वचा निर्माण कैसे होती है बावड़ेकर सर जी ने बताया, संतानिका एवं बताया। गर्भ के निर्माण के समय 5वें महीने में विशेषता त्वचा निर्माण होती है। अगर उस समय वहां पे अगर दोष प्रकोप वो बीज दुष्ट है माता का, तो त्वचा या केश विकार में कंजेनाइटल डिसीज आपको दिखाई देंगे।
तीसरी अवस्था, उस बीज में जो भाव है उस भाग के और कुछ अवयवों में उत्पन्न है, मतलब कुछ एक देश में विकृति है। तो एक देश में आपको जन्मजात त्वचास्थ विकृति दिखाई देगी, ऐसे तिल, नल, नीलक, नेच्छ, व्यंग वगैरह जन्मजात दिखाई देते हैं हमें। तो उसकी संप्राप्ति ये है। वर्णन यहाँ पे दिया है वंध्यत्व के लिए दिया है, जो वर्णन है बीज दोष वंध्यत्व का, पर हम अतिदेश से उसको हर व्याधि के लिए लगा सकते हैं। ऐसे पुरुष के लिए बताया, यहाँ पे केशों के लिए समझ, क्योंकि केश एक पितृष भाव है। ऐसे पुरुष में भी उसका पूरा बीज दुष्ट है, बीज का एक भाग दुष्ट है और बीज का एक भाग अवयव दुष्ट है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था में जन्मजात विकृतियां केश के लिए निर्माण होती रहेंगी। ये भी अलग व्याख्यान का विषय, कभी इन्होंने फिर से बुलाया तो आप उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी संप्राप्ति, आगे की संप्राप्ति मल वृद्ध्या। अब मल के लिए हम सोचते हैं मल मतलब सिर्फ मूत्र मल और स्वेद। इतनी संक्षिप्त मल की कल्पना हमारे ग्रंथकारों की नहीं है। मल में क्या क्या आता है, और एक यहाँ पे संदर्भ मुझे बताना ही है जो अभी अभी हमारे अध्ययन में, मतलब मैं और धर्माधिकारी सर रोज 1 घंटा फोन पे बात करते हैं और अध्ययन करते हैं रात को खाने के बाद। तो एक दिन, अभी 8 दिन से पहले की बात है, सर 2 बजे मुझे फोन किया। मुझे लगा धर्माधिकारी सर जी का 2 बजे फोन आया, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपके पास कागज पेन है अभी? मैंने कहा हाँ सर है। निकालिए, मैं जो बता रहा हूँ वो लिख के रखे। उनको उस समय कुछ सोच में आ रहा होगा, कुछ अध्ययन कर रहे होंगे, तो वो पहले मुझे बताते हैं अगर कुछ उनको सूझा दो। तो उनका हर एक फोन आता है तो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, आपको कभी भी चाहे तो वो दे दूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे परिपक्वाश्च धातवा ऐसा शब्द है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वो आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। मलभूत कौन सा है, किसको मल कहेंगे? तो जो घटक शरीर में रहते हुए शरीर को आबादित करता है, उस समय उस घटक को मल कहेंगे। इतनी विस्तृत कल्पना मल की ग्रंथकारों की है। सिर्फ मूत्र मल, स्वेदय मल वो तो है ही। तो उसमें कौन कौन आता है? शरीर छिद्र, छिद्र मतलब स्रोतस, शरीर के स्रोतसों में, वो भी कैसे है? बहिर्मुखा स्रोतस। जो बहिर्मुखी स्रोतसों है उसमें अलग अलग जगह उत्पन्न होने वाले, मतलब कर्णमल, नासामल, नेत्रमल, इनको भी मल कहते हैं। और आगे का शब्द है परिपक्वाश्च धातवाः। इसकी टीका है आगे बीच में, देखिए परिपक्वाश्च धातवाः इति पाकात् पूयतां गतः शोणितादयः अपि मलाख्या। धातुओं में अगर पाक उत्पन्न हो रहा है तो उस समय उनको मल कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है? इसके 2 अर्थ है। एक तो मल, धातु में पाक हो रहा है मतलब उनमें क्लेद, क्लिन्न की अवस्था उत्पन्न हो रही है, गैंग्रीन की अवस्था अगर आ रही है तो उस समय वो उसको काट डालना चाहिए। दूसरा एक सूक्ष्म अर्थ जो धर्माधिकारी सर जी ने मुझे 8 दिन पहले बताया, शायद वो गलत हो सकता है क्योंकि वो अध्ययन का विषय है, पर जो विषय मन में आया है वो आपके सामने रखूंगा, आप मुझे बताइए कि सही है गलत है। ऐसा सर ने भी कहा है कि आपका व्याख्यान तो ये विषय रखिए। परिपक्वाश्च धातवः, और धातु में पाक होता है और अगर वो उसको मल स्वरूप आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? शरीर में उत्पत्ति, स्थिति और लय ये क्रमशः चल रहे हर परमाणु में। जैसे एक सिंपल उदाहरण मॉडर्न का लेते हैं कि आरबीसी डेवलप होता है, आरबीसी निर्माण होता है, उसकी लाइफ साइकिल 120 डेज की है। आफ्टर 120 डेज वो डेड हो जाता है और उसकी रिप्लेसमेंट दूसरा आरबीसी लेता है। ऐसा ही अतिदेश करके इसको शरीर में, इसको स्वभाव परमवाद में ग्रंथकार ने हमें बताया है कि उत्पत्ति के लिए कारण है पर नाश स्वभाव से होने वाला है। शरीर में जितने सारे परमाणु हैं उनको एक अपनी लाइफ साइकिल है, वो अपने अपने काल में नष्ट हो जाते हैं। धातु का कोई भी, रक्त का परमाणु है, रस का परमाणु है, मांस का परमाणु है, अस्थि का परमाणु है, उसका जितनी आयु है शरीर में घूमने की और रहने की और कार्य करने की, वो खत्म होने के बाद भी वो अगर शरीर में पड़े रहे तो उसको मल कहते हैं। और ये जो धातु घटक रहते हैं, जो धातु कार्य करने के बाद शरीर में नष्ट हुआ, अभी उनका कार्य खत्म हुआ है, अब इनको सृष्टि में जाना चाहिए, लोक से सृष्टि में जाना चाहिए, क्योंकि उनको फिर से परिवर्तन करना है। वो नष्ट कहाँ होंगे? एक तो स्वेद से, उच्छ्वास से, मूत्र से, मल से बाहर जाएंगे, और जो लीन या सूक्ष्म परमाणु के स्वरूप में पड़े रहेंगे उसको हम शोधन से बाहर निकालते हैं। और अगर हम खुद शोधन नहीं करेंगे, किसी को शोधन नहीं करेंगे, तो ये मल स्वरूप हुए धातु उनका परिणाम पूरा हुआ है, पाक पूरा हुआ है। अब वो उनका कार्य खत्म हुआ है, वो उनका अस्तित्व का जो उद्देश्य था वो खत्म हुआ है, पर फिर भी वो शरीर में अवस्थित है। तो ऐसे अवस्था में शोधन नहीं किया तो वो मल स्वरूप शरीर में रहते हैं और वो व्याधि करते हैं। कैंसर की तो यही अवस्था है।
अगर सिद्धांत तो लगाना है कैंसर की तो ये भी लगा सकते हो। इनका शोधन करना चाहिए। तो शोधन नहीं किया तो अनेक प्रकार की ऐसे मलस्वरूप व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। इसमें त्वचा विकार प्रधान है, क्योंकि स्वेदों में दोष जाना, ऐसे दोष जो मलिन हुए हैं वो जाते धातु घटक। आगे का मल है प्रकुपिताश्च वातपित्त शष्मणः। जब दोष प्रकुपित होते हैं उनको मल कहते हैं। कई जगह संदर्भ है, यह अलग व्याख्यान का विषय, फिर से वो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। और आगे का वाक्य है कि अन्यपि, जो कुछ हमने बताया, अन्यपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तो भावः शरीरस्य उपघाताय उपपद्यन्ते तान् सर्वान् मलं संचक्ष्महे। गर्भ जब मृत हो जाता है तो गर्भ को मल का है, शल्य का है, तो उनको निकालना चाहिए। तो ये मल वृद्धि से होने वाले त्वचा विकार ऐसे हो सकते हैं। अब एक और भन्नाट, जिसको मराठी भन्नाट कहते हैं, ऐसा संदर्भ है। आप मुझे बताएं चक्रपाणी का काल क्या है? चक्रपाणी 10th 11th सेंचुरी, उनके ऊपर एलोपैथी का कुछ प्रभाव था? इस विचारों का नहीं था। फिर भी चक्रपाणी क्या कहते हैं देखिए। अगर टीका, लेटेस्ट टीकाकार है ज्योतिषचंद्र सरस्वती, उनके ऊपर थोड़ा सा आधुनिक शास्त्र का प्रभाव है तो वो दिखाई देता है उनके टीका में अगर पढ़ी तो। पर चक्रपाणी के समय तो एलोपैथी थी नहीं, तो उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ने की कोई भी शक्यता नहीं है। फिर भी चक्रपाणी क्या कहते हैं, पहले हम खालित्य की संप्रति देखेंगे। तेजो अनिलाद्यैहि सह केशभूमिं दग्ध्वा। अब इसका अर्थ समझना है। तेजो अनिलाद्यैहि, इसकी टीका देखिए। तेज शब्देन देहोष्मा अभिमता। शरीर में जो ऊष्मा बढ़ा है उसको तेज कहेंगे। वो वातादि दोषों के साथ, मतलब ऊष्मा अलग है पित्त से, वातादि दोषों के साथ ये बढ़ा हुआ ऊष्मा केशभूमि को दग्ध करता है, मतलब वहां जाके रुकता है, स्थान संश्रय करता है। तब आशुम खलतिम नरस्य केशम खलति, केश का पतन हो जाता है। ये सामान्य संप्रति खालित्य की है। दग्धवा केशभूमि का अर्थ है ये ऊष्मा के परमाणु और दोष के परमाणु केशभूमि में जाकर रुकते हैं और वहां पे संप्रति निर्माण करके फिर उसका खालित्य होता है। अब ऊष्मा के लिए चक्रपाणी दो अर्थ बताते हैं, वो देखेंगे। ये संदर्भ है ज्वर निदान अध्याय 1। जीर्ण ज्वर की जो सामान्य चिकित्सा दी है कि जीर्ण ज्वर में घृतपान करना चाहिए, तो उसमें क्यों करना चाहिए इसकी जो सूत्र है उसकी नीचे टीका है। दूसरे लाइन से पढ़ेंगे, ज्वर हेतु पित्तोष्मा ज्वर प्रभावेन वर्धते। ज्वर में जो पित्तोष्मा बढ़ता है, देहोष्मा बढ़ता है, वो दो प्रकार से होता है। सप्रभावः ज्वरस्य दोष दुष्य विशेषात्मकस्य। जब दोष, विकृत दोष और शिथिल धातु इनका संश्रय होता है, सम्मूर्छना होती है, तो शरीर में ऊष्मा बढ़ता है। ये निज ज्वर की जो ऐसी संप्राप्ति है या लक्षण है, वैसे ही केशभूमि दग्धवा में निज संप्राप्ति यह हो सकती है कि दोष विकृत हुए, पित्त प्रधान दोष और रक्त प्रधान दोषों को उन्होंने सम्मूर्छित कर लिया और केशभूमि में जाके उनको दग्ध कर दिया, खालित्य हो गए। ये एक हो गई। अब दूसरा आगे का जो संदर्भ है, मुझे मतलब ये लगता है कि चक्रपाणी का एक बहुत ही अत्यंत विशेष संदर्भ है। वो कहते हैं तथा ज्वरः त्रिपाद त्रिशिरः इत्यादि उक्त प्राणी विशेषस्य ज्ञेयः। अगर शरीर में कोई सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म भूत जो त्रिपाद त्रिशिर आदि वर्णन उसका किया है, ऐसा उसको ज्वर ही कहते हैं, उसका शरीर में प्रवेश हो गया तो शरीर में देहोष्मा बढ़ता है। इन्फेक्शन का वर्णन है ये, सारे इन्फेक्शन डिसीज का वर्णन है। और हमें, आप इतने सारे सब लोग, मैं कार्य देखता हूं, इनका फोटोज देखता हूं, आपने पेशेंट देखे होंगे कि केशभूमि के पास सूक्ष्म जंतु मिलता है, कोई मिलता, कुछ दृश्यगम्य होंगे, कुछ अदृश्यगम्य होंगे। तो उनकी संप्राप्ति ये है कि ये क्या करते हैं, प्राणी शरीर में जाएगा सूक्ष्म जंतु। भूत का अर्थ है ये भूत, ये भू भवती मतलब अस्तित्व में रहना, ऐसे धातु का भूत कभूधावी है। इसका अर्थ है अस्तित्व में रहना। हम सब भूत हैं। भूत का अर्थ, भूत विद्या का अर्थ जो है उल्टे पैर वाला, पेड़ पे रहने वाला, सफेद कपड़े पहनने वाला, कभी कभी सिनेमा में सिर में आके डराने वाला, ये भूत अभिप्रेत नहीं है। हमें आयुर्वेद में इस भूत का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। भूत विद्या का अर्थ है सूक्ष्म जंतुओं के इन्फेक्शन से होने वाले व्याधियों की चिकित्सा। तो ये सूक्ष्म प्राणी शरीर में जाएगा, देहोष्मा बढ़ेगा, दोषों के साथ ये देहोष्मा बढ़ा हुआ केशभूमि में जाएगा, खालित्य कर देगा।
ये लिंक्स लगानी चाहिए संप्राप्ति की। एक वर्ण ने खलित्य में, एक वर्ण ने ज्वर में, और संचारी अवस्था में अगर हम पहले पढ़ेंगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा कि दोष वहां जाते कैसे हैं। तो ये अलग प्रकार की संप्राप्ति है। ऐसे ही इसके लिए और आगंतुज एक संप्राप्ति, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरा समुपसेवते, ऐसा सूत्र है। देखिए ग्रंथ में अर्थ लगाते समय जब कभी भी 2 बार नकार आता है तो वो होकर गृहित धरना चाहिए। जैसे एक संगम पिक्चर था, उसमें गाना था कि मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो वो वैजयंती माला कहती है नहीं कभी नहीं, इसका अर्थ हाँ। शादी उसके साथ होती है, राज कपूर के साथ शादी करनी पड़ती है उसकी। तो कहीं पे भी अगर 2 बार नकार आता है सूत्र में तो दोनों नकार निकाल दीजिए और वाक्य पूरा करिए। तो यहां देहिनम न निकाल दीजिए, ही निर्दोषम में से निर निकाल दीजिए, देहिनम सदोषम ज्वरा समुपसेवते। अगर शरीर में दोष उत्पन्न नहीं है, दोष विकृत नहीं है, तो ज्वर होता नहीं, यह सामान्य अर्थ हो गया इसका। अब टीकाकार की विशेषता है चक्रपाणी की, वो नीत लिखते हैं अगर ज्वर नहीं होता है, ऐसा होता तो भवती क्रियापद का उपयोग क्यों नहीं किया, समुपसेवते क्रियापद क्यों कहा। तो वो टीका देते हैं नीचे से तीसरी लाइन, समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति। जो सूक्ष्म जंतु है उसको हम ज्वर ही कहते हैं, उसका शरीर में प्रवेश ये समुपसेवते से बताया है। जिसके शरीर में दोष विकृत नहीं है उसको इन्फेक्शन, वो सूक्ष्म जंतु शरीर में प्रवेश कर कर भी इन्फेक्शन होता नहीं है। उल्टा अर्थ, इन्फेक्शन हो रहा है इसका अर्थ क्या है, दोष विकृत है। अगर दोष विकृत है तो ही इन्फेक्शन बैठता है, या तो वो जंतु जाएगा और मर जाएगा, उसका कार्य खत्म होकर, व्याधि नहीं करेगा वो। तो ऐसा ही अगर सूक्ष्म जंतु कोई शरीर में गया और संप्राप्ति अगर रस स्वेद त्वचा इसमें गई तो त्वचा विकार, इन्फेक्शियस त्वचा विकार हो सकते हैं, या फिर केश के विकार इन्फेक्शन के कारण होने वाले हो सकते हैं। इसकी जो कथा दी है चरक में 2 जगह कथा है। मुझे प्रश्न हमेशा सवाल आता है कि चरक जैसे मेडिकल या सुश्रुत जैसे जो मेडिकल विषय के ग्रंथ है, इसमें कथा क्यों आई है। ये कथा हमेशा रूपकात्मक होती है, जो ज्वर में भी है और राजक्ष्मा भी है। तो क्या हुआ कि सृष्टि के निर्मिति के समय जैसे मनुष्य आदि की निर्मिति हो गई, वैसे ही सूक्ष्म जंतुओं की भी निर्मिति हो गई। तो निर्मिति के बाद उन्होंने शंकर जी को कहा, तम उवाच क्रोधाग्नि उक्तवान देवम अहम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, आपने मुझे निर्माण तो कर दिया, अब मैं करूं क्या। तो उसको तम उवाच ईश्वरः क्रोधम ज्वरः लोके भविष्य, से आप ज्वर लोकों में जाओ और ज्वर हो जाओ, जन्मादो निधने वो छोड़ दीजिए अभी, और अपचारांतरेशु जो अपचार करेगा आप उसको शरीर में प्रवेश करो और व्याधि करो। तो जो अपचार करता है उसको ही इन्फेक्शन बैठता है। मतलब क्या, बीच में दोष विकृत है, दोषों को कभी भूलना नहीं। अब इसके लिए कथा, ये वो कथा में आपको सबको पता होगी, सूत्र रहेगा मेरा, राजक्ष्मा में सूत्र है। वो कहते हैं लब्ध्वा चतुर्विधम हेतुम मानवान समाविशति, और हुंकृतो अश्विभ्याम मानुषम लोकम आगता, ऐसा सूत्र है। और एक कायचिकित्सा की किताब है हिंदी भाषा में, तो राजक्ष्मा की संप्राप्ति है ये, उसमें उन्होंने क्या किया है कि घोड़ी का चित्र दिया है, अश्विभ्याम हुंकृतो, ऐसा घोड़ी का फेस दिया है, उसमें से एक ऐसा क्रोध, ऐसा रक्तवर्णी क्रोध नीचे आ रहा है, एक आदमी सोया है, उसके शरीर में प्रवेश करता है और राजक्ष्मा होता है। अब कौन अश्वी, कहां से हुंकृतो, कौन आ गया, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा सिखाया अगर, तो आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा नहीं बैठती हमारी। और इसे सुश्रुत का एक वाक्य, सर ने बहुत सारे सुश्रुत के संदर्भ बताए, मैं एक और बताऊंगा, सबको पता है, एकम शास्त्र मध्यानो न विद्या शास्त्र निश्चय। अश्वी क्या है, इसके लिए हमने खोज की, तो केन उपनिषद में वातावरण के लेयर है, उसमें से 7 लेयर, उसमें 6ठी लेयर का नाम है अश्वी। अब ये जुड़ना कैसे है, इसके लिए कुछ सर्च किया, तो सुनीता विलियम्स सबको पता है, वो 600 दिन अवकाश में थी। क्यों गई थी, ऐसे घूमने के तो नहीं गई थी, या झगड़ा हुआ पति के साथ, चलो मैं जा रही हूँ छोड़ के अवकाश में जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो वो कुछ उनके प्रोजेक्ट्स थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको नासा के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलते हैं। 72 प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए उस 600 दिन में, उनकी टीम ने। उसमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि ये जो पृथ्वी पे एपिडेमिक्स आती है, ये एपिडेमिक आने से पहले और एपिडेमिक आने के बाद ये जो वायरल या वायरस ऐसा कुछ जो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं सृष्टि में, उसका अवकाश में कुछ उदाहरण है क्या।
तो जो उन्होंने देखा तो उनको सरप्राइजिंगली ऐसा मिला है कि ओजोन के नीचे एक ऐसी बड़ी लेयर है, पूरे पृथ्वी को व्याप्त है। देयर आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ वायरसेस, फंगस, आपको जो चाहिए वो वहां मिलेगा। जो यहां से इरेडिकेट किए वो भी वहां है, और उनकी लाइफ साइकिल ऐसी है कि वो वहां पे रहते हैं और कुछ समय के बाद वो पृथ्वी पे आते हैं, एपिडेमिक करते फिर से चल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नासा का है, जो चरक में दिया है, सलब हुंकृतो अश्विभ्याम, अश्वीय वातावरण का लेयर है। अभी जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है नारायणकर जी, इनका एक आर्टिकल लोकसत्ता में आया है, उन्होंने यही कहा है कि जो सूक्ष्म जंतु है पृथ्वी पर आए वो बाहर से आए। हाँ, वो बाहर से है, सूक्ष्म जंतु आए और वो अवकाश में घूमता है। उसका फोटो भी था मेरे पास, अभी शायद नहीं होगा तो मैं बाद में दिखाऊंगा उस आर्टिकल का। चरक में दिया है, सलब्ध्वा अश्विभ्याम हुंकृतो, अश्वीय लेयर से वो जो सूक्ष्म जंतु, इसको ज्वर भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, यक्ष्मा मूर्तिमान का है, वो हुंकृतो नीचे आता है और जो व्यक्ति चतुर्विध हेतु सेवन करता है उसमें सम आविशति प्रवेश करता है, एपिडेमिक करता है। ऐसे त्वचा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे केश विकार इस पद्धति से हो सकते हैं। चरक में ऐसे संदर्भ है। अब आगे की छोटी संप्रति, शोणितज रोग। अब शोणितज है मतलब क्या है? शोणित वह स्रोतस में या रक्तगत कौन हुआ है? व्याधि नहीं हुआ है, दोष हुआ है। तत्र शोणितजा रोगा प्रजायन्ते पृथग्विधः, कंडू वगैरह सब इसमें, कुष्ठ चर्मदल वगैरह है। अब इसके टीका जो मैंने, क्योंकि बहुत आसान है, आप सबको पता होगा, पर टीका जो है ना, इसलिए मैंने ये अलग संप्रति ली। देखिए ये लिख के रखिए कहीं पे भी, शोणिताश्रया इति भाषया शोणितस्य वातादिवत स्वातंत्रेण रोगकर्तृत्वं निराकरोति। सुश्रुत ने कहीं पे भी रक्तों को चौथा दोष माना नहीं है, कहीं पे भी दिया नहीं है। ये किसी के तो जो टेक्स्ट बुक्स जिन्होंने लिखे हैं, इनके दिमाग में किसी को तो आया होगा और नीचे आया है। वो क्या कहते हैं? दोष तुल्य है, मतलब दोष नहीं है। हम कहते हैं कि अगर कोई लड़की यहाँ पे डांस कर रही है, वो माधुरी दीक्षित जैसी डांस करती है, पर वो क्या माधुरी दीक्षित नहीं हो गई? लता मंगेशकर जैसी गाती है मतलब लता मंगेशकर नहीं हो गई? जैसा हुआ है मतलब अलग भाव है। दोषों का वर्णन सुश्रुत में भी 3 ही प्रकार का है। जैसे दोषों को रोग कर्तृत्व है, ऐसा धातुओं को नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि हेतु सेवन किया, रक्त दुष्ट हुआ और व्याधि हुआ, नेवर। पहले दोष ही विकृत होंगे, फिर दुष्ट होंगे। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, थोड़ा समय जाएगा, फिर भी 2 मिनट में बताऊंगा हम क्या उदाहरण देते हैं। कि समझो एक 60 बच्चों का क्लास है, मैं रोज सिखाता हूँ, मैं बहुत गंभीर प्रवृत्ति सिखाता हूँ, ऐसा अगर है, ये सर बहुत गंभीर है। मैं एक दिन गया और मैंने कहा चलो आज हम नाड़ी सीखने के लिए ताल का ज्ञान चाहिए, इसलिए हम डांस करेंगे। सब आयुर्वेद के लिए करना है, जो करना है आयुर्वेद के लिए करना है। डांस क्यों करना है? ताल सीखना है। तो पहले लोग बच्चे बोलेंगे कि आज ठीक तो है सर, क्या हुआ? उन्मत्त बिन्मत्त तो नहीं हुआ उनको? रोज तो चरक पढ़ाते, आज डांस करने के लिए बोल रहे। तो सब बेंचेस हटा दिए और मैंने गाना लगा दिया मोबाइल पे। तो 60 बच्चों में से कोई 1, 2 या 3 ही ऐसे रहेंगे जो पहले डांस करना शुरू कर देंगे, जिनको दिखाना है कि मैं कितना पैशनेट हूँ, कितना दूसरों को इंप्रेस करना है वगैरह वगैरह, जो कुछ है, मैं देखो किसी डरता नहीं हूँ। ऐसे जिनको करना है, जो पहले से थोड़े से बिगड़े हुए हैं, वही पहले डांस करना शुरू कर देंगे। बाकी के लोग उनको देख के फिर हाँ सर कुछ बोल नहीं रहे, चलो मतलब सचमुच डांस सीखा, ट्रैप नहीं है कुछ ये, फिर धीरे 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 एक एक जुड़ने लगेंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि मन में तो लड्डू बहुत फूट रहे, नाचना है, पर मेरी इमेज तो स्टूडियस है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं स्टूडियस हूँ, श्लोक इतने पाठे, वो पाठे, 5000 श्लोक पाठे, 10,000 श्लोक पाठे, नाचू कैसे मैं? नाचना तो है मन में बहुत। तो वो क्या करते हैं, जैसे लेक्चर खत्म होने आएगा वो ऐसे बैठ के देखते रहेंगे, नहीं नको तू कर, ऐसा ऐसा करते रहेंगे। और जैसे बाकी के लोग नाच के थक जाएंगे, इनको जोश आएगा। ऐसे शरीर में होता है। हेतु उत्पन्न होने के बाद पहले जो विकृत होते हैं उनको दोष कहते हैं। दोषों के कारण क्रमशः दुष्ट होते हैं, उनको दुष्य कहते हैं। और आखिरी में जो व्यक्त होते हैं उनको मल कहते हैं। जैसे राजेश्मा में अभी सब चला गया है, सिर्फ पुरुष में अभी अवष्टम्भ करना है। प्रमेह में सब चला गया, धातु सब क्षीण से हो गए, अब आपको सिर्फ शरीर में, चरक कहते हैं, शरीर कषाय हो गया है। कषाय मतलब पार्थिव और वायवी हो गया, अब उसके ऊपर आपको रक्षण करना है उसको। ये आखिरी में व्यक्त होते हैं मल, सब होने के बाद। इसलिए दोषों को कभी भूलना नहीं है। रोग कर्तृत्व दोषों को ही है, धातुओं को, मलों को नहीं है। ये इतनी बड़ी टीका है यहाँ पे।
रक्तपित्त अगर स्तंभन कर लिया तो कुष्ठ हो जाएगा, वर्णनाश हो जाएगा रक्तपित्त में। त्वक दोषा, ग्रंथ, शोफा, रोगा, शोणितजा, ये रक्तमोक्षण जो हमेशा करता है उसको कभी ये विकार होते नहीं। इसका अर्थ क्या है, रक्तमोक्षण नहीं किया तो दोष त्वक दुष्टि हो सकती है, ये संप्राप्ति है दूसरी। अब जो मुझे बताना है आखिरी संप्राप्ति है एकदश प्रकोप। ये सबको कंठस्थ है सूत्र। व्यानेन रसधातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा, अपना उचित कर्म करने के लिए, उचित मतलब प्राकृत कर्म, प्राकृत कर्म करने के लिए व्यान सर्व शरीर में संचार करता है। मतलब क्या, व्यान कैसा है, रस कैसा है, प्राकृत है। प्राकृत कर्म करने वाला रस घूमता है, मतलब रस कैसा होगा, प्राकृत है। मतलब अधिकरण किसका है, प्राकृत रस का वर्णन चल रहा है। वो कैसा घूमता है, वो वर्णन नीचे की, योगपद सर्वता अजस्रम देहे विक्षेप सदा, ऐसा घूमता हुआ क्षिप्यमाण, ऐसा प्राकृत रस धातु व्यान की गति से अपना प्राकृत कर्म करता हुआ शरीर में संचार करता हुआ, यत्र ख वैगुण्य सज्जति, जहां पे ख वैगुण्य से रुक जाता है, तत्र विकृतिं करोति। अब देखिए घूमने वाला रस कैसा है, प्राकृत है, ख वैगुण्य हुआ है, रुका कौन, प्राकृत रस धातु, और व्याधि कर दिया रस प्रदोष। ये अर्थ किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। इस सूत्र कहां आता है, क्रिया के टेक्स्ट बुक में रसरत संबंध में आता है। और नीचे की जो लाइन है वो कोई पता नहीं, दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपण, जैसा रस का वर्णन किया है ऐसा ही अन्य शारीर भावों का भी वर्णन है। रस निकाल दीजिए, रक्त रख दीजिए, उसमें रक्त भी घूमता है प्राकृत कर्म करने के लिए, खवे गुण से रुक गया तो व्याधि करेगा। मांस घूमता है, खवे गुण से रुक गया तो मांस हो गया तो व्याधि करेगा। ऐसे दोष भी प्राकृत अवस्था में शरीर में हमेशा संचारी अवस्था में रहते हैं। अगर ख वैगुण्य से कहीं पे रुक गए, ख वैगुण्य दो प्रकार से होता है, एक स्वतंत्र वात प्रकोप से होता है और एक स्वतंत्र श्लेष्मा पित्त से होता है। यह अभी विषय का, ये व्याख्यान का विषय नहीं है व्हाट इज ख वैगुण्य, इसलिए हम उसका विस्तार नहीं करेंगे। स्रोतो वैगुण्य हो गया, उस वहां पे अगर जब प्राकृत दोष भी जाकर रुक गए तो वो व्याधि करते हैं, इसको एक देश प्रकोप कहते हैं। अब ये एक दोष देश प्रकोप का अर्थ ये प्रैक्टिकली रोज देखते हैं हम व्यवहार में, पर उसका अर्थ पता होना चाहिए। एक देश का एक अर्थ है किसी एक जगह या एक प्रकार की संप्राप्ति है, एक देश है तंत्रयुक्ति, एक प्रकार की संप्राप्ति है। पर एक देश का एक गर्भित अर्थ और भी ऐसा है कि देखिए आप कोई भी व्याधि निकालिए, चाहे वो शल्य का हो, चाहे शालक्य का हो, चरक कायिक चिकित्सा का हो, स्त्री रोग का हो, उसमें प्रधान लक्षणों के साथ ऐसे भी लक्षण देते कि त्वक नख नयन वदन मूत्र पितता, त्वक नख नयन वदन मूत्र आरक्त वर्णता, पारुष्य, या त्वक नख नयन वदन श्लुक्लता, स्निग्धता, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण कौन करता है, जब दोष विकृत है। हमने देखा यथाचानु विसर्पता में एक तो कुपित दोष है या प्राकृत दोष है। अगर दोष कुपित है और वो संचारी अवस्था में जाके किसी एक जगह रुक गए तो वो व्याधि करते हैं, पर वो संचारी फिर भी चल रहे हैं बाकी जगह भी, तो ये नख नयन आदि वो पित्त शुक्ल आदि लक्षण उत्पन्न करेंगे। करने वाला व्याधि तो उत्पन्न हो गया, पर दोष तो संचारी है तो वो अन्य लक्षण भी करेंगे। पर जब प्राकृत दोष रुकते हैं तो वो एक जगह व्याधि करेंगे, रुकने के बाद यत्र संगा खवगुण तत्र व्याधि उपजायते, प्राकृत दोष रुक गए व्याधि करेंगे, पर वो अन्य शरीर संचारी है तो वो प्राकृत है, वो लक्षण नहीं दिखाई देंगे। तो एक देश में व्याधि दिखाएगा आपको एक जगह या दो तीन जगह, पर सार्वधिक लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। और जब कुपित दोष रुकेंगे तब आपको सार्वधिक लक्षण भी उसके साथ दिखाई देंगे। ये दोनों में फर्क है, ये एक देश में और सार्वधिक में फर्क है, ये सूक्ष्म फर्क है, ये टीकाकार बताते हैं। इसकी टीका अरुण दत्त की है, यही सूत्र वाग्भट में है, शारीर के तीसरे अध्याय में। और अरुण दत्त कहते हैं एवं क्षेप्याणाम, सभी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ूंगा, एवं क्षेप्याणाम, ऐसे घूमते हुए, स्वभाव स्थानम प्राकृत दोष अपि अस्वातंत्र्यात, मतलब पारतंत्र से विकारकारित्वम भवति। क्या हमारा इनके सूत्रों के ऊपर विश्वास है? अगर नहीं होगा तो कठिन है। पहले विश्वास रखिए, जैसे सर ने कहा मंत्रवत संप्रयुक्त, पहले विश्वास रखिए, व्यवहार में आपको बताई दे, पता होगा। कृमि उपघात बात अभी ये आपको पता है, कृमि से व्याधि होता है, ये अभी हम छोड़ देंगे। स्रोतोरोध ये भी देख लिया हमने। इसलिए चरक कहते हैं योग ही एवं चिकित्सन कि देशादि आज्ञा अपराध संप्राप्ति क्यों समझनी चाहिए। सिर्फ योग का, मैं जब नानंद जी के पास जाता था पढ़ने के लिए, रमेश आनंद जी के पास, तो उन्होंने मुझे पहले नियम बताया था कि कागज पेन लाने का नहीं,
और मुझे सवाल पूछने का नहीं, सिर्फ यहाँ खड़ा रहने का और आपकी आंखें और कान खुली रखने की, तो मुंह बंद रखने का। ये पहला नियम था। प्रायः क्लिनिक में क्या होता है, जाते हैं और जो कल्प की नोटबुक रहती है पूरे कॉपी कर लेते हैं, और इसमें क्या दिया, ये क्यों दिया, फिर थायराइड में क्या दिया था, ये याद करते रहते हैं, थायराइड में ये ड्रग दिया था। ऐसा मत करिए। हम इस पद्धति से सीखे कि कल्पों के ऊपर ध्यान बाद में दीजिए। जो योग ही एवं चिकित्सा, जो सिर्फ योगा का विचार करता है कि रसगत में क्या देना है, रक्तगत में क्या देना है, थायराइड में क्या देना है, त्वचा विकार में क्या देना है, एलोपेशिया में क्या देना है, कितने ड्रग पाठ करोगे आप? ऐसा जो करता है वो अपराध्यति, वो अपराध करता है। चरक तो थोड़ा सा सौम्य में बोलते हैं, सुश्रुत कहते हैं ते तस्करा, वो चोर है। इसलिए कभी भी क्लिनिक में जाओगे ना तो कल्प की नोटबुक मत कॉपी करो। वो क्या विचार करते हैं वो देखो, वैद्य क्या विचार करते हैं, किस विचार से उन्होंने योजना की है वो देखो। और चक्रपाणी को टीकाकार का काम है कि कहीं पे ग्रंथकार कुछ ज्वलंत विषय कर रहे हैं तो उनको सौम्य करना। इसलिए चक्रपाणी टीका करते हैं अपराध्यति इति, मतलब न इप्सितम साधयति, मतलब उनको यश नहीं मिलेगा। कुछ पेशेंट को मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा, या दुर्चिक सिद्धि मिलेगी, सभी पेशेंट में नहीं मिलेगी। तस्मात् दोष औषध आदिनी परीक्ष कुर्यात् चिकित्सितम। व्याधि कोई भी हो, वो चाहे त्वचा विकार, आज का अधिकरण त्वचा केश विकार है या प्रमेह हो, कोई भी व्याधि हो, इनको भूलना नहीं है। इसलिए न च एकांतेन निश्चयेत, किसी भी व्याधि का, किसी भी अवस्था का एकांतिक विचार नहीं करना चाहिए कि त्वचा विकार इसी से होगा। नहीं, अलग अलग पद्धति से हो सकता है। हमारी ढूंढना हमारी जिम्मेदारी की, हेतु देखो, लक्षण देखो, और फिर जो क्रम दिया है उसके ऊपर जाओ। बिना दोषेण व्याधि उत्पत्ति नास्ति। कोई भी व्याधि हो दोषों के बगैर होती नहीं है, और चिकित्सा ये दोषों की ही करनी पड़ती है। इसलिए वाग्भट का फिर से सूत्र में जहाँ पे आऊंगा, दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। इसमें से जो जो अच्छी चीजें मैंने कुछ बताई होंगी, जो आपको मान्य है, वो मेरे गुरु जी की है, सारे जो मेरे गुरुदेव है। अगर कुछ गलती हुई होगी तो वो मेरी है। फिर से एक बार हरीश जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, और आपने अच्छे से सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। यानंतर अप्रतिम व्याख्यान सर, म्हणजे दिग्गजांची मांदियाळी हे पहिल्यांदा जेव्हा मी म्हटलं तेव्हा